नमस्कार, मैं गजेंद्र जंगले डीबी लाइव की टीम का स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और हम लोग खड़े हुए हैं भोपाल के विधानसभा भवन में, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं कि यही वो विधानसभा भवन है जहां पर जनता के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे। विधायक यहाँ पर आके ही जनता के सेवा कार्य करेंगे, और किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से अभी तक किए हैं, उसकी चर्चा हम आगे जनता से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव, उसमें 16वीं विधानसभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद में यहीं से पूरे प्रदेश की सत्ता चलेगी। तो क्या हालात हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? क्या शिवराज जी के कार्यों से जनता खुश है, शिवराज जी की वापसी होगी, या फिर कांग्रेस जो है वो कई मुद्दों को जिस तरीके से उठा रही है उनका असर देखने को मिलेगा और आगामी चुनाव में कुछ बदलाव आएगा? तो यहाँ पर कुछ हमारे पास में साथ में जनता मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति लग रही है आगामी मध्य प्रदेश चुनाव विधानसभा, क्या कहना चाहिए? जनता के ऊपर है साहब, महंगाई का मुद्दा है। दूसरा, शासन से किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है, जबकि भाजपा और कांग्रेस का जो विलय हुआ है उसमें कहीं न कहीं पुराने जो कार्यकर्ता है वो असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो सिंधिया जी के आने के बाद नए लोग भाजपा में जुड़े हैं, उसकी वजह से पुराने नेता कुछ नाराज हैं, उसका नुकसान होगा? हाँ, कहीं न कहीं पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, और अभी सरकार और भाजपा लगी हुई है उसको सबको पुराने कार्यकर्ताओं को साधने में। तो देखते हैं आगे क्या निर्णय लिया जाता है। आप मंदसौर से आए हुए हैं। मंदसौर में क्योंकि किसान का जो मुद्दा था वो भी बहुत गरमाया था, और बाकी पूरे प्रदेश में ही अपन देखें कि किसान कहीं ना कहीं परेशान है। तो क्या लगता है कि किसान किस तरफ इस समय झुके हुए हैं? मंदसौर तो देखिए साहब, मंदसौर तो शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है। वहाँ किसान आंदोलन न होने के बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खूब आशीर्वाद दिया था। उसके बाद का जो अभी ये जो दौर गुजरा है, इसमें कहीं ना कहीं पुराने कार्यकर्ता नाराजगी कर रहे हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं कि आदिवासी का मुद्दा उठा है, आदिवासी का जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया था, तो क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी कहीं ना कहीं नाराज हैं, या आदिवासियों को जिस तरीके से पैर धो के शिवराज जी ने जो है क्षतिपूर्ति कर ली है? देखिए, ऐसा है कि आदिवासी का जहाँ तक मुद्दा है, तो आदिवासी में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमेशा प्रयास करती है कि सभी को साथ के लेके चले, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी अगर रह जाती है तो उसको भी सुधारने का प्रयास पार्टी द्वारा किया जाता है। तो छोटी मोटी कमी रह जाती कहना चाहेंगे, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब नवंबर तक मजबूत स्थिति में रहेगी या बदलाव के कुछ चांस है? अभी तो ये निर्णय तो जनता के पास है कि स्थिति क्या रहेगी। नहीं, जनता एक, हम तो भी मंदसौर से हैं। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी ठीक है, और अभी फिर भी जनता सोच रही है और विचार कर रही है कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, और अगर जनता को अगर उचित लगता है सबको, तो वापस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो महंगाई से कहीं कोई परेशानी नहीं है? क्या लगता है आपको, महंगाई का भी मुद्दा है कि नहीं? महंगाई का तो मुद्दा है साहब, महंगाई तो अभी बढ़ती जा रही है, और महंगाई पे भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। योजनाएं जरूर सरकार की चल रही है, जैसे कि सूक्ष्म परियोजना है, पानी की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं, परियोजनाएं वगैरह सभी चल रही है, लेकिन महंगाई तो कहीं ना कहीं सबको देखने में मिलती है। अभी हम लोग वल्लभ भवन में खड़े हुए हैं। वल्लभ भवन के बाहर पूरे प्रदेश के कई क्षेत्रों से जो है लोग आते हैं अपने अपने समस्याओं को लेकर समाधान के लिए। कई लोग काफी समय से जो है चक्कर काट रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग हमसे मिले हैं। तो आगामी चुनाव में उनका क्या जो है कहना है, क्या वो कह रहे हैं कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, तो आप बताएंगे कहाँ से आए हुए हो, क्या काम से आप आए थे? देखिए साहब, मैं नरसिंहपुर ज़िले से आया हूँ। मेरा नाम राजकुमार मालवी है। मैं यहाँ पर संविदा पर पिछले 17 साल से पदस्थ था पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में, और पिछले 11-12 साल से मैं एक झूठे आरोप का केस लड़ रहा हूँ। और मैंने यहाँ करीब 15-20 से साथी हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी पूरी समर्पित भावना से काम किया है, गरीब महिलाओं के लिए काम किया है। लेकिन उसका खामियाजा उन्हें ये भुगतना पड़ रहा है कि मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पर सारे आज निष्कासित हैं, और अपने जॉब पाने के लिए अब इस उम्र में 50 से 58 साल की उम्र में कहीं कोई प्राइवेट नौकरी भी देने से रहा। यहाँ पर हम लोग विंध्याचल भवन में, वल्लभ भवन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, पंचायत मंत्री जी के कार्यालय में पिछले कई सालों से चक्कर काट रहे हैं कि हमें नौकरी पर रखा जाए। तो देखिए, रोष है इनमें, काफी समय से परेशान है, और कह रहे हैं ईमानदारी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बड़ा दुखद है कि इतने सालों से चक्कर काटने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सुन नहीं रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो वो लगातार सत्ता में आते जा रहे हैं, इसलिए सुनने की जरूरत नहीं है? ये
बिल्कुल इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें कहीं सरकार को ये लगने लगा है कि अब तो हम लगातार 3 पंचवर्ष से यहाँ पर पदस्थ हैं, अब हमें कोई हटा नहीं सकता है। आज मैं सुबह का ही वाक्य बताऊं, यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अपनी व्यथा सुनाने सारे निष्कासित कर्मचारी इसी आशा से रहे थे कि अभी तक हमारी सुनवाई नीचे से ऊपर तक नहीं हुई है, तो एकमात्र विकल्प अब माननीय मुख्यमंत्री ही बचते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। तो हमें तो ये लगता है कि जब हम इतने पढ़े लिखे और सक्षम लोग यहाँ पर आकर दर दर भटक रहे हैं, तो ऐसे कितने नामालूम कितने लोग होंगे जो परेशान तो होंगे लेकिन अपनी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शायद आने वाला समय वर्तमान सरकार के लिए पक्ष में तो नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। देखिए, इनका साफ कहना है, क्योंकि देखिए सुबह सुबह ये मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश के मुखिया हैं उनके यहाँ पे भी अपील करने गए थे, अपनी जो है व्यथा सुनाने गए थे, लेकिन वहाँ तक से इनकी सुनवाई नहीं हुई काफ़ी लंबे से। इनके साथ और भी कुछ साथी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। महिला भी हमारे साथ, क्या समस्या है आपकी, किस तरह से परेशान है? सर, हम परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ एक बूढ़ी माँ है, तो मेरी बेटी है, इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और हमको पिछले 2008 से हम सर्विस किए हैं और इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सारी आज अगर माननीय सीएम साहब ये बोलते हैं कि ये हमारी जो एसएचजी हैं, NRLM है, तो सर नींव रखने वाले कहाँ नहीं लोग थे। आज हम लोग नींव रख दिए, नींव रखने के बाद आज दूसरा कोई को नौकरी मिल रही है, सब हो रहा है, उनका परिवार चल रहा है, और आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोग काम अच्छे से नहीं किए, जब नहीं किए तो 13 साल हम लोग क्या झक थोड़ी ना मार रहे थे। तो आप क्या लगता है, पूरी तरह से आप नाराज हैं सरकार से? पूरी तरह से नाराज है। अगर काम हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा जब हम लोगों को ऐसे फुटपाथ में घूमना ही है तो फिर क्या मतलब है? फिर बोलते हैं महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो करेंगे, तो क्या हम लोग को लालीपॉप पकड़ा रही है? आज महिलाओं को 1-1 हजार रुपए देके क्या भीख जैसे दे रहे हैं हम लोग? हम भीख नहीं चाहते, हमको जो काम कर रहे हैं हमको हमारा मेहनत आना चाहिए। हमारे पिछले 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है, उसके लिए भी हम लोग दर दर भटकना पड़ रहा है। 3 साल हो गया। देखिए, ये बहुत ही बड़ी एक बात इन्होंने कही है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, देखिए वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे मेहनत का पैसा चाहिए। तो ये सीधे सीधे इनका जो है एक आरोप है, और सीधा सीधा स्पष्टली ये जो है लाडली बहना में जो 1000 रुपये दिए जा रहे हैं उसके लिए बात कर रही हैं कि इस तरह के इनको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। ये मेहनत करने वाली महिलाएं हैं और इनको मेहनत का जो भी इनका पैसा बनता है वो दिया जाए। मेरे को थोड़ा बताएं आप किस तरह से लग रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत सारी समस्याएं आप लेके आ रहे हैं, तो क्या आगामी चुनाव में शिवराज जी के लिए मुश्किल हो सकती है? मुश्किल तो बहुत हो सकती है, क्योंकि सरकार अपने जो भी वादे कर रही है कोई भी काम वो समय से पूरा नहीं कर रही है। युवाओं को चला जा रहा है, जैसे अभी पटवारी की परीक्षाएं हुई, उसमें धांधली ले लीजिए, कोई 200-150 नंबर पा रहा है, उसके घट के नंबर 80 में पहुंच रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? और हम सब लोग कम से कम 20 लोग आए हुए हैं, आज सब निष्कासित संविदा साथी हैं। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि जितने लोग बाहर हुए हैं उनको सबको अंदर किया जाएगा, लेकिन उस विषय में आज शायद कोई चर्चा हुई नहीं है। तो देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा पीछे दिखा दें अपने। ये सभी लोग आए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, और ये निष्कासित कर्मचारी हैं, हताश हैं, सालों से परेशान हो रहे हैं। और इनको ये कहना है कि इन्होंने ईमानदारी से जो मेहनत की है उसके बदले में सरकार ने उनको ये सिला दिया है कि आज ये यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अब तो मुख्यमंत्री के निवास तक जा चुके हैं जहाँ तक भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये जिस तरीके से इनके अंदर निराशा है, हताशा है, ये आगामी चुनाव में भाजपा के लिए और शिवराज सिंह के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। चुनाव में इस बार बड़े लेवल पर फेरबदल होने की संभावना है। अगर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, युवाओं को अगर आगे आएगा तो प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। अगर युवाओं को पीछे धकेला जाएगा तो तस्वीर कुछ और होगी। मूलतः चंबल संभाग विजयपुर विधानसभा, जो हमारे यहाँ माननीय मोदी जी अभी कुछ पहले चीते लेके आए, मैं मूलतः उस विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले चुनाव में वहाँ मैं मोर्चा प्रचार मोर्चा की तरफ से विधानसभा का प्रभारी भी रहा, और 35 साल में वहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतने में कामयाबी प्राप्त की। लेकिन हमारी पार्टी ने पिछले जिस कैंडिडेट को 15 वर्षों से वहाँ मौका दिया, निरंतर उसको पार्टी ने दोहराया, और अंत में हम वहाँ चुनाव में विजय हुए, और भाग्यवश हमारी सरकार भी आ गई। लेकिन उसके विपरीत भी वहाँ जो मूलभूत सुविधा है, जो लोगों को असुविधा है, उनके बारे में विधायक प्रतिनिधि या विधायक या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पटल पर नहीं उठाया जाता है जो वास्तविक जनता के लिए विकास होना चाहिए। क्योंकि वहाँ जब तक विकास नहीं होगा तब तक सरकार और शासन और संगठन के पक्ष में भरोसा प्रकट नहीं होता है। आज विजयपुर की इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ न तो कोई
ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की समस्या है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र की कई बार समस्या अवगत कराई है, लेकिन जो धरातल पर कार्य होने चाहिए उस तरफ से नहीं हो रहा है। और इसका कारण है कि कहीं न कहीं पार्टी के प्रति जो मूल जो आम पब्लिक है और जो युवा वर्ग है, जो वास्तविक जनता से जुड़ा हुआ लीडर है, वो कहीं न कहीं नाराज है। और उस पर पार्टी को और संगठन को विधिवत मंथन करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की यदि पद्धति हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखते हैं, वरिष्ठ नेतृत्व को इस पर विचार करने की गुहार है। चीता प्रोजेक्ट में भी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा चीता प्रोजेक्ट है, चीते मर गए। देखो, चीता मर गए या ये भी है जो क्या ये बड़े लेवल का काम है, क्योंकि इसमें बारीकी पर जो वास्तविक जो कार्य होना चाहिए वो तो कहीं हमें फॉरेस्ट की तरफ से या फॉरेस्ट विभाग की तरफ से नजर नहीं आया। बड़ा बजट दिया बिल्कुल, और हमारे लिए बड़ी एक पहचान आई, हमारी विधानसभा के लिए बड़ा अच्छा अवसर था। पर लेकिन इस तरीके से जो दुखद समाचार प्राप्त होती है वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार कहीं हुआ है उसमें इतना पैसा? अब ये तो वरिष्ठ नेतृत्व, वरिष्ठ जो सरकार के बड़े आला अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए कि वास्तविकता वहाँ क्या है। तो देखिए, ये हालात हैं। अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नसीहत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जो आला पैमान के बड़े जो नेता हैं वो इनके नसीहत को कितना जो है अमल में लाते हैं। आगे चुनाव में जो है कि सरकार घोषणा तो बहुत करती है, लेकिन गरीबों के हित में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आज गरीब का बिल 3-3 हजार रुपये आ रहा है। 100 रुपये की घोषणा होती, 3,000 रुपये बिल आता है। हम जो बोलते कि सरकार 1,000 ना दे के गरीबों को जो बिल ज्यादा ना देवे और गरीबों को कमाने खाने दे। अब हम लोग ठेला लगा रहे हैं, सरकार को 1.5% की जगह 2% टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी 100 रुपये की रसीदें करती हैं। अब बताइए, सरकार घोषणा करती है कि हम गरीब के पक्ष में, क्या गरीब के पक्ष में, गरीब को तो लेते जा रहे हैं। चुनाव की स्थिति तो ठीक नहीं है और मध्य प्रदेश में एकदम बदलाव की स्थिति है और लगभग सारी सीटें संघर्ष से गुजरेंगी इस बार। क्या क्यों लग रहा है बदलाव की स्थिति? क्यों लग रही है बदलाव की स्थिति? इसलिए लग रही है क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं हो चुकी हैं, उन पर अमल नहीं हो रहा है और काम भी नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे ये घोषणाएं हुई हैं, काम नहीं हुआ है। पिछले पंचवर्षीय में घोषणाएं उन पर भी काम नहीं हुआ है। इस कारण से जनता बदलाव की स्थिति में है और कई बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो संघर्ष की स्थिति में है। मतलब 50-50 का उनका अनुमान लगता है। भोपाल का माहौल तो साफ विपरीत जाएगा। इस क्षेत्र में आपके कौन है इस समय विधायक? हमारे यहाँ पीसी शर्मा जी है साहब। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति तो अच्छी है साहब, लेकिन पार्टी अगर बीजेपी का अगर दूसरा कैंडिडेट बदलेगा तो मुश्किल भी हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश का क्या माहौल लग रहा है? आपके काफी सारे लोगों से चर्चा परिवर्तन है साहब, परिवर्तन तो लहर है साहब। चुनाव में ये स्थिति लग रही है कि ना इस बार चुनाव को देखते हुए कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है और भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं यानी काम अगर नहीं हुए तो कांग्रेस की सरकार बदलने की कोशिश जारी रहेगी। चुनाव में सरकार बीजेपी की रहेगी या बदल जाएगी? बीजेपी की रहेगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? अच्छे काम करते हैं। क्या क्या अच्छे काम जैसे आपको लग रहा है जिस वजह से रहेगी? जैसे मतलब किस फील्ड में बताऊं मैं? एजुकेशन में क्या किया है? एजुकेशन में तो सभी कुछ बढ़िया चल रहा है अभी लगभग। पटवारियों की भर्ती कर दी है। चुनाव में क्या लग रहा है आपको माहौल? चेंज होगा। क्यों, क्या कारण? महंगाई से परेशान है आप? बहुत ज्यादा महंगाई है। बहुत ज्यादा महंगाई है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ज्यादा है। तो महंगाई की वजह से बीजेपी की सरकार चली जाएगी? जी। तो तुम्हारे नेताओं से पूछो, मैं क्या बताऊँ यार। आप आम जनता हैं, आप ही तय करेंगे। आप आम जनता हैं? नहीं, मैं कर्मचारी हूँ। कर्मचारी भी आम जनता ही होता है। तो वो रिटायर्ड कर्मचारी का साथ क्या किया उसका पलटवार दे देंगे जल्दी। अभी हम लोग खड़े हुए हैं सतपुड़ा भवन पे, जो भोपाल का और पूरे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है, जहां पर 12 जून को आग लगी थी और उस आग में जो है 13,000 से ज्यादा फाइलें जलकर खाक हो गई थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं कि देखिए यही है वो सतपुड़ा भवन। यहाँ पर जो है बहुत भयंकर भीषण आग लगी थी जिसमें काफी सारा सरकारी फाइलें जलकर ध्वस्त हो गई थी और इसमें आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे कि काफी सारा जो है जो रिकॉर्ड है वो जला दिया गया था जिससे कि सबूत मिट जाएं, ऐसे कुछ आरोप थे। अब वो हकीकत क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन ये मुद्दा भी इस समय के आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत गर्म है, बहुत जो है इसको
जो है कांग्रेस उछाल रही है। अब देखना होगा कि ये जो सतपुड़ा भवन की आग का मुद्दा है वो कितना जो है वो आगामी चुनाव में असर दिखाता है, कितना इसका प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, किस तरह के मुद्दे गरमाए हुए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा वापसी करेगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी, किस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, भूपेंद्र सुरेले जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के प्रोफेसर हैं। हम उनसे जानते हैं कि आगामी चुनाव में किस तरह के मुद्दे जो है वो हावी रहने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको। नमस्कार। हम आज आपके चैनल के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया है, आगामी चुनाव किस तरह से होंगे और उनमें क्या रूपरेखा होगी, कौन पार्टी सत्ता में आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव का जो बिगुल बज चुका है और जो अभी विधानसभा स्थगित हुई थी उसके बाद सारे क्षेत्र के में नेता लोग अपने अपने तैयारी करने में लग गए हैं। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में हिंदी बेल्ट का एक प्रभावी क्षेत्र है और बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार वापस ना जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है अप्रैल में 2024 में, और जिसके कारण क्या होगा कि इसका संदेश गलत जाएगा। क्योंकि अभी कर्नाटक में जो चुनाव हुआ और कर्नाटक में जिस तरह और हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस सरकार आई है, तो बीजेपी उसकी रणनीति बना रही है। ये राज्य अनुसूचित जाति बहुल राज्य है, यहाँ पे लगभग 68 विधानसभाएं हैं, 26% वोट है, लगभग 1.25 करोड़ वोट वनवासी है। ये एक बहुत ही निर्णायक वोट है जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास शिफ्ट हो गया था। बीजेपी चाहती है कि पुनः वो उसके पास आए। उसके लिए केंद्र से और राज्य स्तर पर रणनीतियां बन रही हैं। नियुक्तियों से लेकर आयोग में नियुक्तियां करना, ये सब चीज़ें, वनवासी लोगों को प्रभावित करना, ये सब चीज़ें उनकी कार्रवाई चल रही है। इसी की एक कड़ी में राष्ट्रपति वनवासी क्षेत्र से लाना, मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी वनवासी क्षेत्र से लाना और उनकी सतत योजनाएं भी इस चैनल चल रही हैं। अब बात यह है कि 18 साल से बीजेपी सरकार है और इसका एक प्रभाव है और यहाँ पे जनता ऊब चुकी है चेहरा और उसके कारण। लेकिन ये चुनावी वर्ष में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चुनावी वर्ष में योजनाएं की लगातार घोषणाएं हो रही हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे कर्मचारियों का डीए हो, चाहे किसानों के लिए योग अनुदान हो, चाहे वो लाड महिलाओं के लिए जो राज्य का 50% आबादी है उसका वोट हो, इन सब के लिए वो घोषणाएं कर रहे हैं। अगर आर्थिक स्थिति देखें तो राज्य की हालत बड़ी खस्ता है, लेकिन सरकार केंद्र में होने के कारण वो प्रतिपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन दोनों पार्टियों से ये क्लियर दिख रहा है कि किसी भी रूप से सत्ता प्राप्त करना है। यह भी स्थिति 60 और 40 की है। कांग्रेस 60% मतदान आकर्षित कर रही है अपनी ओर और सत्ता परिवर्तन की ओर बिगुल बजा रही है, क्योंकि उनने जो 15 महीने जो सरकार की है तो उनका जो नीचे का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल जोश और ऊर्जा से भर गया है और उसमें संचार हो रहा है और सत्ता की प्राप्ति की ओर वो क्रियान्वय हो रहा है। अब रही बीजेपी की, तो बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और संगठनात्मक रूप से व्यक्ति विशेष न होकर वह संगठन को प्रबलता दे रहे हैं और जिसके कारण वो भी अब फाइट की ओर आ गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी 60-40 की स्थिति चल रही है। जो आपका मतदाता है उसका 60% का झुकाव अभी कांग्रेस की तरफ है। और एक जो उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली है जो आदिवासी मतदाताओं की, क्योंकि अभी देखिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आदिवासी का एक जो मामला भी हुआ था सीधी में, वो मामला भी बहुत गरमाया हुआ है, तो क्या उसका नुकसान भी बीजेपी को होने वाला है। देखिए, वो मामला जिस तरह से उठा था उस तरह से विपक्षी पार्टी ने रेस नहीं कर पाया। देखिए, शिवराज जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और बहुत कूटनीतिक भी हैं, कुटिलता है। उन्होंने जिस हिसाब से अपने घर में बुलाकर उस आदिवासी के पैर छुए और जिस तरह से उसका आर्थिक उपार्जन और सरकारी योजनाओं का फायदा दिया, तो वो जो मामला बना था वो मामला रेस नहीं कर पाया और मामला शांत हो गया। लेकिन ये छोटे छोटे मामले बनने चाहिए। लेकिन अभी जो भर्ती का जो मामला, पटवारी भर्ती और जो कर्मचारी चयन आयोग से जो भर्तियां हो रही हैं, उनके मामले अब कांग्रेस किस तरह से रेस करती है अभी तो दिख रही है, लेकिन मैदान में किस तरह से उतरेगी। लेकिन जो 5% हमने कई बार चुनाव को लीड किया है और नेताओं का और जनता को मूड देखा है,
लेकिन मेरा मानना है कि जो 5% वोट जो होता है, जो लास्ट के टाइम पे मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट वोट पे ये आधारित होगा कि सत्ता की चाबी किस पार्टी को दी जाएगी। बहुत बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि आखिरी मोमेंट पे जो 5% वोट मूव करता है वही ये डिसाइड करेगा कि सरकार आखिरकार किसकी बननी है। लेकिन साथ में भूपेंद्र जी ने एक बात और कही है कि जो प्रदेश है वो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है, तो ये भी जनता देख रही है। और साथ में अभी भूपेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा आकलन किया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनावी वर्ष में इतने सारी घोषणाएं शिवराज जी को करनी पड़ रही हैं। तो क्या जो आखिरी समय में घोषणाएं करनी पड़ रही हैं उसका लाभ मिल पाएगा इतने जल्दी? हाँ, ये प्रश्न जरूर अपना स्थान रखता है, लेकिन अब क्या होता है कि आज के युवा हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों या विद्यार्थी हों, सब लोग 5 साल तक, 4 साल तक शांत रहते हैं और 5वें साल में आंदोलन करते हैं। आपने भी एक जर्नलिस्ट के रूप में देखा होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, उनको पता है कि ये हमको मिलेगा तो अंतिम वर्ष में जो चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, अपनी बात को मनमानेंगे, और वो उसमें सफल भी हो रहे हैं। आज देखिए 42% DA कर दिया उन्होंने, संविदा कर्मचारियों को भी दिया, स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी दे रहे हैं, तो कर्मचारियों को भी खुश कर रहे हैं। अब मना स्थिति क्या है कि आज का वोटर जो है बड़ा साइलेंट है और वो योजनाओं का फायदा ले लेता है, आर्थिक उपार्जन का भी फायदा लेता है, लेकिन मत अपना स्पष्ट नहीं करता। और जब वो मतदान केंद्र पर जाता है उस समय पता चलता है कि वो मत किसको दे रहा है। तो मतदाता आज के समय में बड़ा जागरूक है और उसको भाप पाना बड़ा कठिन हो गया है। पहले जिस तरह का नहीं रह गया है कि वो आपके साथ जुड़ा है, आपका फ़ायदा ले रहा है तो आपके साथ कृतज्ञता से काम कर रहा है। अब वो चीज़ नहीं है, वो अपने मन के हिसाब से जो मन बना लेता है उस हिसाब से वोट करता है। देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर भूपेंद्र जी ने कही है कि जो मतदाता है उसका मन जानना बहुत मुश्किल है। इस समय पे मतदाता बहुत जागरूक है, वो योजनाओं को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, घोषणाएं भी देख रहा है और कई बार तो उसका लाभ भी ले रहा है। लेकिन लाभ लेने के बाद भी ये कहा नहीं जा सकता कि जो लाभ लेने वाले लोग हैं वो भी वोट देंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे जनता की राय भी आपने देखी। हमारे एक्सपर्ट भूपेंद्र जी भी हमारे साथ है, उनसे भी हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह के मुद्दे हावी रहेंगे। आदिवासी का जो ये कांड हुआ है वो कितना प्रभावित करेगा, अभी जो पटवारी का मुद्दा जो भर्ती हुआ है वो कितना प्रभावित करेगा, और शिवराज जी ने जितनी भी घोषणाएं करी हैं उनका क्या असर होने वाला है, इन सब मुद्दों पर हमने चर्चा करी है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो अभी पिक्चर बन चुकी है वो अभी हालात ये हैं। आने वाले समय में किस तरफ कितना वोटर बदलता है ये पूरा भी जनता के हाथ में है, क्योंकि जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जनता इस समय बहुत समझदार है, जागरूक है और उसके मन में क्या है वो जब मतदान केंद्र पे जाएगी तभी पता चलेगा। बहुत ही दिलचस्प चुनाव इस समय होने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया कि कर्नाटका और हिमाचल हारने के बाद भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो अपना मध्य प्रदेश को बचा पाएंगे, अपनी सत्ता को वापस ला पाएंगे। अब देखना होगा कि नवंबर में जनता जो है वो किसके पक्ष में अपना फैसला देती है, किसके पक्ष में वोट करती है। हम डीबी लाइव के दर्शकों को यहाँ धन्यवाद देते हैं कि वे हमसे जुड़े रहे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो भी जनता ने राय दी है, जो चर्चाएं हुई हैं, उन सबको लेकर आप खुद अब मूल्यांकन करेंगे और आपका जो भी मूल्यांकन हो वो नीचे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं गजेंद्र दिंगले आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहे। अगले ऐसे ही एक चुनावी प्रोग्राम में फिर आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।